और अब बात करते हैं ईवीएम की। फिर से सवालों में है, फिर बयानों का बवंडर उठ रहा है और फिर से ईवीएम वर्सेस बैलेट की राजनीति आकार लेने लगी है। खास बात यह है कि इस बार ईवीएम से जुड़े इस कंट्रोवर्सी का दायरा सिर्फ अपने देश तक नहीं बल्कि इंटरनेशनल है। नई कंट्रोवर्सी की जड़ में अमेरिकी उद्योगपति इलॉन मस्क का एक ट्वीट है, जिसके सामने आते ही देश के भीतर कुछ दिनों में ईवीएम के मुद्दे पर जो खामोशी थी वो टूट गई। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक विपक्ष के तमाम नेता ईवीएम के मुद्दे पर आक्रामक हैं, तो चुनाव आयोग भी एक्शन में है। सात समंदर पार अमेरिका के उद्योगपति एलन मस्क से लेकर राहुल गांधी और अखिलेश यादव के ट्वीट्स पर नजर गड़ाइए। फिर नतीजों के बाद आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर कान लगाइए। मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया? क्योंकि ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वास ही लोगों का उठ जाए, और लगातार ईवीएम को गाली देना। और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी क्या जुलूस निकालेंगे। 7 जून को संसद के सेंट्रल हॉल में एनडीए सांसदों की मीटिंग के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बयान क्यों दिया, समझा जा सकता है। दरअसल 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे जिस रूप में आए, उससे हर किसी को उम्मीद थी कि चुनाव के दौरान सियासत के मंच से सुप्रीम कोर्ट तक उठने वाला ईवीएम का मुद्दा खत्म हो गया है। लेकिन चुनाव नतीजों के 12 दिन बाद ही ईवीएम का जिन्न फिर बोतल से बाहर आ गया है, वो भी इंटरनेशनल अंदाज में। ईवीएम पर नई कंट्रोवर्सी की शुरुआत अमेरिका के अमीर तरीन उद्योगपति और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के ट्वीट से शुरू हुई। वैसे एलन मस्क का ये ट्वीट अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के भतीजे और अमेरिका के चुनाव में इंडिपेंडेंट उम्मीदवार रॉबर्ट एफ कैनेडी के उस सोशल मीडिया पोस्ट के जवाब में था, जिसमें रॉबर्ट ने अमेरिका के पोर्टो रिको में हुए प्राथमिक चुनाव में ईवीएम पर सवाल खड़ा किया था। रॉबर्ट ने अपने पोस्ट में लिखा था कि सौभाग्य से यहाँ पर पेपर ट्रेल था, जहाँ पर समस्या के बारे में पता चल पाया क्योंकि पेपर ट्रेल यहाँ पर मौजूद था। साथ ही रॉबर्ट एफ कैनेडी ने यह भी लिखा कि उन क्षेत्रों के बारे में सोचिए जहाँ पर पेपर ट्रेल होता ही नहीं। रॉबर्ट एफ कैनेडी के ट्वीट के जवाब में एलन मस्क ने जो पोस्ट की, उसने चर्चा का रुख नई दिशा में मोड़ दिया। एलन मस्क ने ट्वीट किया कि हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को खत्म कर देना चाहिए। मनुष्य या एआई इसे हैक कर सकते हैं, खतरा कम है फिर भी बहुत अधिक है। एलन मस्क ने 15 जून को शाम 7:28 पर यह ट्वीट किया और 16 जून की सुबह भारत की सियासत में ईवीएम का मुद्दा एक बार फिर जिंदा हो गया। भारत में ईवीएम को लेकर ब्लैक बॉक्स फाइट शुरू हो गई है, जिसकी शुरुआत कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के ट्वीट से हुई है। राहुल गांधी ने ईवीएम की तुलना ब्लैक बॉक्स से की है। मुंबई की उत्तर पश्चिम सीट पर शिवसेना शिंदे गुट के नेता रविंद्र वायकर की 48 वोटों से जीत से जुड़ी ईवीएम कंट्रोवर्सी का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने लिखा, हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा चुकी है। जब संस्थाओं में जवाबदेही की कमी होती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी की संभावना बढ़ जाती है। राहुल गांधी के इस ट्वीट ने जून की जलती गर्मी में देश की सियासत का पारा और चढ़ा दिया है। अरे चट भी मेरी पट भी मेरी नहीं चलने वाली। आप जीते तो ईवीएम हीरो और आप हारे तो ईवीएम जीरो। ये नीति कांग्रेस की जान चुकी है और इसलिए देश की जनता ने तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार
पूर्ण बहुमत के साथ बनाई है। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट के लोगों ने, पैनल ने भी कह दिया है, सब लोगों ने कहा है कि ईवीएम में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है, तो फिर वो कहते हैं सिर्फ अपना मनोरंजन के लिए। अगर ईवीएम में गड़बड़ी की बात होती तो आज उतना उनको सीट नहीं आता। कर्नाटक में वो जीते रहे पहले, वो बात नहीं होती। दूसरे राज्यों में भी उनकी राज बनी तो उस समय ईवीएम से ही किए हैं लोग। तो ईवीएम पर प्रश्न उठा करके सिर्फ अपनी कमजोरी को वो दिखला रहे हैं, जनता को जैसे भ्रम दे करके कि संविधान और आरक्षण खतरा में है। राहुल गांधी के ट्वीट पर एनडीए नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। राहुल गांधी के इस ट्वीट का मुख्य आधार मुंबई के उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से शिवसेना नेता रविंद्र वाइकर की 48 वोटों से जीत है, जिस पर काउंटिंग के दिन से ही विवाद जारी है और ये विवाद अब पुलिस तक पहुंच गया है। आरोप है कि काउंटिंग के दौरान एक चुनाव अधिकारी का मोबाइल फोन सांसद रविंद्र वाइकर के रिश्तेदार पांडिलकर के पास था। दावा किया जा रहा है कि इसी मोबाइल फोन से ईवीएम का ओटीपी जनरेट किया गया। चुनाव हारने वाले अमोल कीर्तिकर का कहना है कि ईवीएम काउंटिंग में गड़बड़ी की गई, जिसकी शिकायत उन्होंने चुनाव आयोग से भी की है। इधर मुंबई पुलिस ने काउंटिंग सेंटर पर प्रतिबंध के बावजूद मोबाइल फोन इस्तेमाल करने के आरोप में रविंद्र वाइकर के रिश्तेदार पांडिलकर पर केस दर्ज कर लिया है। काउंटिंग सेंटर में मोबाइल फोन किसने लाने दिया, कैसे आया, उस मोबाइल फोन का उपयोग किस लिए किया जा रहा था। इलॉन मस्क जो एक बहुत बड़े जाने पहचाने तकनीकी विशेषज्ञ है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बड़ा सारा काम करते हैं, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे प्रश्न चिन्ह उठाए हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन हैक होती है। कई सारे सवाल खड़े होते हैं इस घटना से। सांसद रविंद्र वाइकर के खिलाफ दुष्प्रचार चला रहा। सच यह है कि वो 48 वोट से हार गए हैं। सच यह है कि ईवीएम की काउंटिंग में 1 वोट से आगे थे। उसके बाद जब पोस्टल बैलेट जब खुलते हैं, पोस्टल बैलेट के जो वोट उनसे जोड़े जाते हैं, उसमें वो 48 वोटों से पीछे चले जाते हैं। तो अगर ईवीएम में कोई हैकिंग होती तो 1 वोट से आगे नहीं होते। मुंबई में ईवीएम को लेकर विवाद लगातार बढ़ रहा है। वहीं चुनाव आयोग ने भी सफाई दी है। राहुल गांधी के ट्वीट के बाद मुंबई उत्तर पश्चिम सीट की निर्वाचन अधिकारी वंदना सूर्यवंशी ने 2 टूक शब्दों में कहा कि ईवीएम के लिए किसी तरह के ओटीपी की जरूरत नहीं होती। ईवीएम ये एक स्टैंड अलोन डिवाइस है, उसमें कोई वायर्ड और वायरलेस कम्युनिकेशन का कोई प्रोविजन है ही नहीं। सो जो न्यूज है वो गलत न्यूज है और किसी भी आधारहीन न्यूज है। और देखिए, इलेक्शन कमीशन ने मुंबई उत्तर पश्चिम सीट की काउंटिंग में गड़बड़ी और ओटीपी वाली थ्योरी को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। माना यह जा रहा है इलेक्शन कमीशन की ओर से जल्द ही ईवीएम में गड़बड़ी की रिपोर्ट पब्लिश करने वाले संस्थानों को नोटिस भी भेजा जा सकता है। ये बात और है कि चुनाव आयोग के इस रुख के बाद भी ईवीएम पर छिड़ा संग्राम थमता नजर नहीं आ रहा है, बल्कि दायरा मुंबई से निकल करके दिल्ली और दिल्ली से होते हुए यूपी बिहार तक जा पहुंचा है। राहुल गांधी ने मुंबई उत्तर पश्चिम सीट की काउंटिंग में ईवीएम की गड़बड़ी से जुड़ी रिपोर्ट्स का हवाला देकर सवाल उठाए, तो यूपी में उनके सहयोगी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एलन मस्क के ट्वीट के आसरे ईवीएम विरोध का नारा बुलंद कर दिया है। उन्होंने लिखा, टेक्नोलॉजी समस्याओं को दूर करने के लिए होती है, अगर वही मुश्किलों की वजह बन जाए तो उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। आज जब विश्व के कई चुनाव में ईवीएम को लेकर गड़बड़ी की आशंका जाहिर की जा रही है और दुनिया के जाने माने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ईवीएम में हेराफेरी के खतरे की ओर खुलेआम लिख रहे हैं, तो फिर ईवीएम के इस्तेमाल की जिद के पीछे की वजह क्या है, ये बात बीजेपी साफ करे। आगामी सभी चुनाव बैलेट पेपर से कराने की अपनी मांग को हम फिर दोहराते हैं। यानी सियासी लड़ाई एक बार फिर ईवीएम बनाम बैलेट पेपर की हो चली है, क्योंकि ईवीएम पर सवाल उठाने वालों में बिहार के राष्ट्रीय जनता दल का नाम भी जुड़ गया है। आरजेडी की पोस्ट में लिखा गया है, मोदी जी के परम मित्र, ट्विटर के मालिक और लेटेस्ट तकनीक के एक्सपर्ट एलन मस्क कह रहे हैं कि चुनाव में
ईवीएम का इस्तेमाल एकदम बंद होना चाहिए। ईवीएम मशीन हैक की जा सकती है। प्यूर्टो रिको के चुनाव में ईवीएम में गड़बड़ी पाए जाने के संबंध में उन्होंने ये बात कही है। ईवीएम का जो मसला है वो सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, पूरी दुनिया में ये एक समस्या थी और इसीलिए तमाम जो लोकतांत्रिक देश है, डेवलप देश हैं, वो सभी लोगों ने अपने यहाँ से ईवीएम ख़त्म कर दिया। तो हम लोगों को ये देखने की आवश्यकता है कि भाई आखिर क्या कारण है कि जिन लोगों ने ईवीएम का ईजाद किया उन्होंने भी अपने यहाँ बंद कर दिया उसका इस्तेमाल। तो कोई ना कोई वजह होगी, कोई ना कोई कारण होगा, तो उसकी खोज होनी चाहिए। वही ईवीएम मशीन के आधार पर कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी अभी हाल ही में जीती है, लोकसभा में भी उनकी सीटें आई हैं। तो इससे क्या लग रहा है कि ईवीएम में घोटाला है क्या? सीट उनके भी आए हैं और उससे घोटाला कैसे हो गया? तो कांग्रेस पार्टी, उनकी शायद राजनीति अब सकारात्मक राजनीति रही ही नहीं। अब सवाल है, क्या वाकई ईवीएम में छेड़छाड़ की जा सकती है? क्या भारतीय ईवीएम को हैक किया जा सकता है? यूएसए के ईवीएम में गड़बड़ी पर भारत में हंगामा क्यों मचा है? ईवीएम को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद भी सियासी बखेड़ा क्यों है? ये सवाल इसलिए क्योंकि जैसे ही एलन मस्क का ट्वीट आया, भारत में सियासी पारा चढ़ना शुरू हुआ तो पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एलन मस्क को जवाब देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई अहम बातें लिखी। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि ईवीएम में गड़बड़ी की कोई गुंजाइश ही नहीं। पहले देखिए एलन मस्क को राजीव चंद्रशेखर ने क्या कुछ जवाब दिया। उन्होंने लिखा, ये एक जनरल स्टेटमेंट है जिसका अर्थ है कि कोई भी सुरक्षित डिजिटल हार्डवेयर नहीं बना सकता। ये गलत है। ये विचार अमेरिका और अन्य स्थानों पर भी लागू हो सकता है जहां इंटरनेट से जुड़ी वोटिंग मशीन के लिए कंप्यूटर प्लेटफॉर्म बनाया जाता है। लेकिन भारतीय ईवीएम कस्टम डिजाइन किए गए हैं, सुरक्षित और किसी भी नेटवर्क या मीडिया से अलग थलग हैं। कोई कनेक्टिविटी नहीं, कोई ब्लूटूथ नहीं, वाईफाई, इंटरनेट नहीं, यानी कोई रास्ता नहीं है। फैक्ट्री प्रोग्राम को बदला नहीं जा सकता। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को ठीक से डिजाइन कर बनाया जा सकता है जैसा कि भारत ने किया है। हमें एक ट्यूटोरियल चलाने में खुशी होगी एलन। हालांकि जैसे ही राजीव चंद्रशेखर की ओर से यह ट्वीट किया गया, तुरंत बाद एलन मस्क ने दूसरा ट्वीट किया जिसमें उन्होंने दो टूक लहजे में कहा, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हैक किया जा सकता है। इस पर राजीव चंद्रशेखर ने एक और ट्वीट कर साफ किया कि भारतीय ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता क्योंकि भारत में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम बिल्कुल अलग है। एलन मस्क के ट्वीट के बाद सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक ईवीएम पर एक नई बहस छिड़ गई है। चुनाव आयोग की सेफ और सुरक्षित ईवीएम वाली दलीलों और कुछ दिन पहले ही आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद सवाल उठने लगा है कि क्या ईवीएम सेफ है। वैसे देखिए, मौजूदा वक्त में दुनिया भर के 26 देशों में चुनाव के लिए ईवीएम का इस्तेमाल होता है। इसमें से कुछ देश राष्ट्रव्यापी स्तर पर ईवीएम का इस्तेमाल करते हैं, तो कई देशों में ईवीएम का इस्तेमाल सीमित दायरे में होता है। एक तथ्य ये भी है कि यूरोप के कई देशों में ईवीएम का इस्तेमाल बंद हो चुका है, जिसे लेकर के विपक्ष की ओर से बार बार दलीलें दी जाती हैं। लेकिन समझना होगा कि भारत की ईवीएम दूसरे देशों से कितनी अलग है, खासकर यूएसए की ईवीएम से, जहां इन दिनों ईवीएम की भूमिका सवालों के घेरे में है। कैरिबियन सी में बसा प्यूर्टो रिको एक छोटी सी अमेरिकन टेरिटरी ही है जो कि अपने देश की राजधानी दिल्ली से कोई 13,492 किलोमीटर दूर है। वहां हुए आम चुनाव में ईवीएम में गड़बड़ी की बात सामने आई। रॉबर्ट एफ कैनेडी से लेकर एलन मस्क के ट्वीट में इसी द्वीप में हुए चुनाव का हवाला दिया गया है, पर तपिश भारत तक महसूस की जा रही है। ऐसे में आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है कि दोनों देशों की ईवीएम में कितना फर्क है। भारतीय ईवीएम बैटरी से चलती है, इनमें माइक्रो कंट्रोलर आधारित तकनीक का इस्तेमाल होता है, जबकि अमेरिकी ईवीएम टच स्क्रीन इंटरफेस वाली डायरेक्ट रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अमेरिकी मशीनों में ऑप्टिकल स्कैन तकनीक का इस्तेमाल होता है। भारतीय ईवीएम में वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट को शामिल किया गया है। अमेरिकी मशीन डिजिटल ऑडिट तकनीक पर काम करती है। भारत में ईवीएम चुनाव आयोग के अधीन है, जबकि अमेरिका में ईवीएम का सर्टिफिकेशन राज्य स्तर पर होता है।
यानी भारतीय ईवीएम और अमेरिकी ईवीएम पूरी तरह से अलग हैं। दोनों मशीनों में इस्तेमाल की गई तकनीक से लेकर मशीनों के कंट्रोल के अधिकार तक अलग हैं। ऐसे में अमेरिका में ईवीएम में पाई गई गड़बड़ी को भारत की ईवीएम मशीनों से जोड़ना शायद पूरी तरह सही नहीं है। भारतीय चुनाव आयोग भी लगातार यही दलील देता रहा है। इलेक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से हमें ये कहना है कि ईवीएम के लिए कोई अनलॉकिंग के लिए ओटीपी नहीं आता है। एक तथ्य ये भी है कि अप्रैल महीने की 26 तारीख को जब लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम की पवित्रता पर मोहर लगा दी। 26 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने साफ लफ्जों में कहा कि ईवीएम पर संदेह की कोई वजह नहीं है। हालांकि सियासी गलियारों में ईवीएम पर सवाल फिर से उठने लगे हैं। और अब बात बीजेपी के रिकॉर्ड मैन की, जो एक बयान की वजह से ट्रेंड करने लगे हैं। नाम है सुरेश गोपी। सुरेश गोपी भी चुनाव में एक रिकॉर्ड बनाते नजर आते हैं। सुरेश गोपी केरल से लोकसभा का इलेक्शन जीतने वाले बीजेपी के पहले नेता हैं। वैसे तो साउथ के नामी एक्टर हैं, लेकिन उन्हें बस जीत का इनाम मिलते भी देखा गया और मोदी कैबिनेट में जगह भी मिली। सुरेश गोपी के बारे में लेटेस्ट न्यूज ये है कि उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को मदर ऑफ इंडिया कहा था, लेकिन अब सुरेश गोपी ने अपने बयान को अपडेट कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। See, I have already made it very clear. I think India has understood my people. They needed a little more of clarification to understand it properly, but the understanding was there, but a vicious intent was looming large. It is only that. इसे सफाई कहिए, स्पष्टीकरण कहिए या फिर अपने ही बयान की पुनरावृत्ति, लेकिन पूर्व पीएम इंदिरा गांधी पर बीजेपी सांसद सुरेश गोपी के 2 बयान बहुत वायरल हो रहे हैं। एक दिन पहले उन्होंने इंदिरा गांधी को मदर ऑफ इंडिया कहा था, लेकिन अब कह रहे हैं कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। उन्होंने इंदिरा गांधी को मदर ऑफ इंडिया कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में कहा था। Karunakaran should be the father of the Congress in Kerala. Like how, in the context of, or in the perspective, Indian perspective, Indira Gandhi is the mother. It refers to the mother of Congress in India. Simply because Indira Gandhi is Congress, and for that draconian act of hers, I cannot sway away from attributing. I call her the real architect of India post-independence until her death. सुरेश गोपी केरल के बेहद पॉपुलर एक्टर हैं, लेकिन सियासत की गहरी समझ रखते हैं। फैमिली बैकग्राउंड भी पॉलिटिकल है और चूंकि वो केरल के इतिहास में बीजेपी के पहले लोकसभा सांसद हैं, इसलिए इंदिरा गांधी के बारे में कही उनकी बात कुछ ही घंटों के अंदर पूरे देश में वायरल होने लगी। सुरेश गोपी ने मदर ऑफ इंडिया वाले बयान पर अपना पक्ष रख दिया है। साफ कह दिया है कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया, लेकिन वो अब भी इंदिरा गांधी की दिल खोलकर तारीफ कर रहे हैं। उन्हें भारत के शिल्पकारों में गिन रहे हैं। सवाल है कि सुरेश गोपी के स्पष्टीकरण के पीछे कोई दबाव तो नहीं। कि इंदिरा गांधी के पूरे राजनीतिक जीवन में अगर कोई दाग है तो वो इमरजेंसी है, आपातकाल की घोषणा। क्योंकि आपातकाल एक ऐसा दब्बा था जिसको लेकर के जिसका भी कोई उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता, कोई उसको जायज़ नहीं ठहरा सकता। स्वयं कांग्रेस तो इंदिरा गांधी को भी बाद में एहसास हुआ था कि आपातकाल एक गलती थी। तो उनके पास जो उपलब्धियों का जखीरा है, चाहे वो बैंक राष्ट्रीयकरण हो, चाहे पेपर्स का खात्मा हो, चाहे कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण हो, चाहे वो पोखरण 1 हो, परमाणु विस्फोट जिसमें पहली बार भारत ने किया था, चाहे सिक्किम को भारत में मिलाना हो, चाहे 1971 की विजय हो, बांग्लादेश का गठन हो, ये सारी इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां इंदिरा गांधी के खाते में दर्ज हैं कि जिनको नकार पाना किसी भी दल के लिए, किसी भी भारतीय के लिए संभव नहीं है। जवाहरलाल नेहरू को उनकी कश्मीर पॉलिसी के लिए बीजेपी अक्सर घेरती रही है। उसी तरह इमरजेंसी का चैप्टर इंदिरा गांधी के साथ चस्पा है। संसद के अंदर नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी
पंडित नेहरू की पॉलिसी पर निशाना साध चुके हैं, लेकिन इंदिरा गांधी को लेकर बीजेपी उतनी मुखर नहीं रही। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लीडर भी इंदिरा गांधी के नेतृत्व क्षमता के कायल थे। यही वजह है कि सुरेश गोपी का इंदिरा गांधी पर दिया गया बयान बीजेपी और कांग्रेस दोनों ओर खूब सुना जा रहा है। इंदिरा गांधी की आलोचना इमरजेंसी के अलावा बाकी किसी मुद्दे पर न संघ परिवार करता है, न भाजपा के पुराने नेता करते रहे, इमरजेंसी को छोड़ करके। नेहरू जरूर उनके निशाने पर हमेशा रहे हैं, और नेहरू को लेकर के, नेहरू की कश्मीर नीति को लेकर के, या 1962 में भारत की जो पराजय हुई और इस तरह चीन ने भारतीय भूभाग पर कब्जा किया, जब भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्व की राजनीति देश में एक प्रमुख धारा बन चुकी है, तब नेहरू के सेकुलरिज्म को लेकर के हमेशा बीजेपी के नेता निशाने पर रखते हैं। और उसी में नेहरू की चीन नीति की आलोचना भी होती है, नेहरू की जो है कश्मीर नीति की भी आलोचना होती है, और नेहरू के धर्मनिरपेक्षता को लेकर के भी सवाल उठाए जाते हैं। इमरजेंसी के दौर में भी इंदिरा गांधी को लेकर एक नारा बहुत चर्चित था। कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने कहा था, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। तब अटल बिहारी वाजपेयी ने जेल के अंदर से एक कविता लिखी, इंदिरा इंडिया एक है इति बरुआ महाराज, अक्ल घास चरने गई चमचों के सरताज, चमचों के सरताज किया भारत अपमानित, एक मृत्यु के लिए कलंकित भूत भविष्य, कह कैदी कबीराज स्वर्ग से जो महान है, कौन भला उस भारत माता के समान है। हालांकि 1971 की जंग में पाकिस्तान के टुकड़े कर देने वाले साहस के लिए अटल बिहारी वाजपेयी इंदिरा गांधी की तारीफ करते नहीं थकते थे। इंदिरा गांधी भारतीय राजनीति का वो अध्याय है जो गौरव, साहस और शक्ति से भरा है। जो बड़ा काम किया इंदिरा गांधी ने। और देखिए, यूपी के बुलंदशहर से बड़ी खबर मिल रही है। बुलंदशहर में दवा फैक्ट्री में भीषण आग लगी। आग बुझाने में दमकल विभाग जुटा हुआ है। आग लगने से फैक्ट्री को भारी नुकसान बताया जा रहा है। सिकंदराबाद में दवा बनाने की ये फैक्ट्री है और यहां आग की तस्वीर सामने आई है। लगातार फायर फाइटर्स की मुश्किल बढ़ती जा रही है। इस आग को बुझाने के लिए सिकंदराबाद लोकेशन बुलंदशहर का, जहां दवा फैक्ट्री में आग की तस्वीरें। तो देखिए, फायर फाइटर्स की जद्दोजहद, भीषण गर्मी में आग की ये तस्वीर बुलंदशहर उत्तर प्रदेश की, जहां दवा बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगी है। ये लोग स्वीकार कर रहे हैं कि पेपर लीक हुआ, उसमें से एक सिकंदर भी है जो दानापुर में, दूसरा नीतीश कुमार भी है जो, क्योंकि एक ही सेंटर पे सारे जितने मी टॉपर है वो नहीं बैठ सकते हैं। कुछ एक्शन तो अब लेना चाहिए, पेपर को रद्द कर देना चाहिए। परीक्षा रद्द हो वही एक रास्ता है। उन लोगों ने अपने कबूलनामे में जो स्वीकार किया है उसकी कॉपी एबीपी न्यूज के पास है। तो अब सरकार को इससे आगे क्या प्रूफ की जरूरत है, या कोर्ट को इससे आगे कौन सा प्रूफ चाहिए? नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता। इस वक्त एबीपी न्यूज आपको नीट परीक्षा से जुड़ी बहुत बड़ी अपडेट दिखाने जा रहा है। अब तक आपने नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर के छात्रों की पीड़ा, नेताओं का आरोप प्रत्यारोप, ये सारी चीजें देखी, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि आखिरकार धांधली हुई कैसे। वो कौन से चेहरे हैं जो आपके बच्चे के भविष्य को सौदेबाजी की तरह कर रहे हैं? कहां पर ये धांधली करने वालों की ट्रेनिंग हुई? नीट परीक्षा का पेपर उन तक कैसे पहुंचा जो इसे बेच आए? एक छात्र से कितने रुपए लिए गए ऐसा करने के? एबीपी न्यूज के पास नीट परीक्षा में घोटाला करने वाले आरोपियों के कबूलनामे की कॉपी है। आज हम आपको उन कॉपियों में लिखी एक एक चीज बताएंगे। ध्यान से एबीपी न्यूज की एक्सक्लूसिव खबर को देखिए और समझिए। नीतीश, सिकंदर, अमित आनंद, ऐसे कई नाम इस कॉपी में दर्ज हैं जिन्होंने परीक्षा से पहले, परीक्षा के दौरान और बाद में किए अपने एक एक गुनाह को कबूल किया। इन कॉपियों में हर सीट के सौदे की कहानी है।
उन ठिकानों का पता है जहां पर जालसाजी की ट्रेनिंग दी गई। नीट परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद से पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है। अभ्यर्थी जो है नीट के वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, धांधली हुई है। सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा, लेकिन एनटीए कह रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। लेकिन बिहार पुलिस की डायरी में इस कबूलनामे के सच को कैसे इनकार किया जा सकता है? कबूलनामे की कॉपी सबसे बड़ा सबूत है। इसमें जो बातें लिखी गई हैं वो साफ साफ कहती हैं कि नीट का पेपर लीक हुआ था और कई नटवरलालों के हाथ में परीक्षा से पहले ही पहुंच गया था। बिहार में इस मामले में 13 आरोपी गिरफ्तार हुए, उनको जेल भेजा गया। उसमें से एक सिकंदर भी है जो दानापुर में नगर पार्षद में जूनियर इंजीनियर है, और दूसरा नीतीश कुमार भी है जो बीपीएससी परीक्षा पेपर लीक मामले में इसी साल जेल गया था, वो भी इस मामले में जेल में है सिकंदर के साथ। उन लोगों ने अपने कबूलनामे में जो स्वीकार किया है उसकी कॉपी एबीपी न्यूज़ के पास है। दोनों के कबूलनामे की कॉपी एबीपी न्यूज़ के पास है। ये लोग स्वीकार कर रहे हैं कि पेपर लीक हुआ, 5 मई को परीक्षा थी, 4 को ही पेपर लीक हो गया। अभ्यर्थियों से 30 से 32 लाख रुपए लिए गए। पुलिस की लिखी डायरी में नीट परीक्षा कांड की एक एक कहानी को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि सरकार और छात्रों का पक्ष क्या है, ताकि इस मामले की पूरी तस्वीर साफ हो। 14 जून को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा था कि किसी बच्चे के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, हमारी प्रक्रिया पूरी पारदर्शी है। लेकिन ये भी देखना होगा कि जो लोग सवाल कर रहे हैं वो कौन हैं। उन्होंने कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों पर सवाल उठाए। जब 4750 सेंटर में इतने विद्यार्थी परीक्षा देते हैं, 1-2 सेंटर की गड़बड़ी ध्यान में आई है, उस पर भी कंसर्न अथॉरिटी, गड़बड़ी में क्या गड़बड़ी है पता नहीं है, उसकी इंक्वायरी वहाँ के अधिकारी कर रहे हैं। पिछले दिनों में भी टॉपर बच्चे अच्छे नंबर पे होते थे, इस बार ये 61 हुए हैं। जो ग्रेस मार्क मिलने के कारण 6 बच्चों के नाम जुड़ा था। अभी जब ग्रेस मार्क की फॉर्मूला बदल जाएगा और कॉम्पीट करके उसमें से कोई आ जाएगा तो आ जाएंगे, नहीं तो 61 ही है। एनटीए भारत सरकार आश्वस्त करता है, कोई भी कितना बड़े उच्च व्यक्ति हो, अगर कहीं किसी की जिम्मेवारी में गड़बड़ी करने की संज्ञान आएगी, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। धर्मेंद्र प्रधान ने 1-2 सेंटर पर गड़बड़ी की बात कही, लेकिन छात्रों के आरोपों से लगता है कि यह मामला उतना छोटा नहीं है जितना सरकार समझ रही है। बिहार पुलिस के सामने दर्ज ये कबूलनामे बड़ी धांधली के दस्तावेज हैं और इसलिए ही नीट परीक्षा में बैठने वाले छात्र छात्राएं इसे कैंसिल करने की मांग कर रहे हैं। बिहार में 13 आरोपी गिरफ्तार हुए थे, कबूलनामे में तो स्वीकार कर रहे हैं कि पेपर लीक। जी, ये सब तो कुछ केसेस हैं जो कि स्वीकार हुए हैं, मगर कई और जगह ऐसे भी केसेस होंगे जिनका हमें पता ही नहीं है। कितना आपका स्कोर रहा? 573। और रैंक मेरा ऑलमोस्ट 1 लाख के करीब था। इसी रैंक पे पिछले बार 50,000 के करीब रैंक होता था इसी नंबर पे, बट इस बार 1 लाख के करीब चला गया है रैंक। और कॉलेज कोई अच्छा मिल नहीं रहा है? जी नहीं, एमबीबीएस छोड़िए, बीडीएस का भी कोई कॉलेज हमें सही से नहीं मिलेगा। परीक्षा रद्द हो वही एक रास्ता है, तो हमारे साथ अन्याय होगा और जो बच्चे सही में मेहनत किए हैं उनके साथ भी ये अन्याय होगा। तो सही से इसकी जांच होनी चाहिए, थोड़ा टाइम लगे वो सही है, बट जांच होनी चाहिए और इस पर सही एक्शन लिया जाना चाहिए। परीक्षा में 67 बच्चों को फुल मार्क्स, एक सेंटर से कई टॉपरों का निकलना, ग्रेस मार्क्स पर ये छात्राएं सवाल उठा रही हैं। अच्छा स्कोर करने के बाद भी बढ़िया कॉलेज न मिलने का दुख इनके चेहरे पर देख सकते हैं। क्या नाम है आपका? सिद्धिराज। आप इस बार नीट परीक्षा में शामिल हुई थी? यस। क्या स्कोर है आपका? 584। 584। रैंक क्या है? 99,000 कुछ समथिंग। बहुत पीछे रैंक है, साफ दिख रहा है कि अनियमितता है। गलत तो हुआ ही है, अब एक्शन कोई ले नहीं रहा है, एविडेंस नहीं है बोल के रद्द कर देना चाहिए नीट का पेपर, क्योंकि हम लोग जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, लाखों में बच्चे हैं जिसका बहुत स्कोर के अकॉर्डिंग रैंक भी बहुत पीछे चला गया है। जिस बच्चे को नहीं भी आता था वो कर लिया और हम लोग मतलब रैंक भी नहीं आया, कॉलेज भी नहीं मिला। पटना के इन छात्रों के सवाल का जवाब अभी किसी के पास नहीं है। सरकार का दावा है कि वो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने देगी, लेकिन अब भी सुप्रीम कोर्ट में नई याचिकाएं दाखिल हो रही हैं और छात्र इस परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? शालू रानी। कितना आपका स्कोर रहा है इस बार? 587। रैंक?
95,000 के अप्रॉक्स है। सब लग रहा है कि इतना गैप इसलिए हो रहा है स्कोर और रैंक के बीच क्योंकि धांधली हुई, पेपर लीक हुआ, आपको लग रहा है? एनटीए को पेपर रद्द कर देना चाहिए और फिर से नीट का एग्ज़ाम देना चाहिए। 67 स्टूडेंट का 720 मार्क्स लाना और ख़ासकर एक ही सेंटर से 10 बच्चों का 720 लाना, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का बात है क्योंकि ऐसा कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि एक ही सेंटर पे सारे जितने भी टॉपर है वो नहीं बैठ सकते हैं। तो इससे यही पता चलता है कि कुछ ना कुछ धांधली हुई है और पेपर लीक हुआ है। आरोपियों का कबूलनामा सामने आने के बाद परीक्षा रद्द करने की मांग और तेज हो गई है। एग्जाम में शामिल स्टूडेंट्स के परिजन सवाल उठा रहे हैं कि जब धांधली करने वाले ही पुलिस को सच बता रहे हैं तो सरकार को और कितना सबूत चाहिए। डेफिनेटली ये अनियमितताएं तो हुई है इस एग्जामिनेशंस में और मुझे पूरा विश्वास है कि कोर्ट और गवर्नमेंट बिल्कुल कड़ा एक्शन लेगी इन सारी चीज़ों को लेकर के। कॉपी अगर आपके पास है तो अब सरकार को इससे आगे क्या प्रूफ की ज़रूरत है या कोर्ट को इससे आगे कौन सा प्रूफ चाहिए। जिस तरीके से मार्क्स 67 स्टूडेंट्स एक साथ 720 मार्क्स जैसे जिस तरीके से आ रहा था, उनका 2 दिन रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन कर देना, साथ में 4th को एक रिजल्ट डिस्क्लोज कर देना, 10 दिन पहले रिजल्ट निकाल करके दे देना। तो धांधलियाँ तो डेफिनेटली हुई हैं कि किसी 1-2 स्टूडेंट्स का नहीं है, 24 लाख बच्चों के हित का सवाल है और ये देश के वो बच्चे हैं जो आगे चल करके इस समाज को, इस राष्ट्र को सुदृढ़ करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। ये आने वाले भविष्य के डॉक्टर हैं, इन्हें जरूर न्याय मिलना चाहिए। तो अभी आपने उन कैंडिडेट्स को सुना जो खुद इस धांधली का शिकार हैं और परीक्षा को रद्द कराने की मांग कर रहे हैं। अब हम आपको दिखाते हैं वो चेहरे जिन्हें आपके बच्चों के भविष्य का सौदा करने का आरोपी बताया जा रहा है। मुख्य किरदार क्या है देखिए। मेन कैरेक्टर जो है वो है नीतीश 30 साल का शख्स और सिकंदर 56 साल का शख्स, जिसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन ये तस्वीर है। और ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं? नीतीश गया बिहार से हैं, सिकंदर हैं समस्तीपुर बिहार से। ये मेन कैरेक्टर हैं जिन्होंने सौदेबाजी में अपनी भूमिका निभाई है, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। इनका काम क्या है, करते क्या है? नीतीश पैसे लेकर परीक्षा कराने का दावा करते हैं। ये देखिए, ये इनका प्रोफेशन है। सिकंदर पटना में जूनियर इंजीनियर हैं। इनका काम, इनका पेशा ये दिखाने के लिए है। हालांकि आरोप अब ये लग रहा है कि ये भी यही काम करते हैं। नीतीश परीक्षा में धांधली का आरोपी हैं। भूमिका इनकी क्या है, क्यों ये इस पूरे मामले में सामने आए हैं? तो सिकंदर भी नीतीश को छात्र मुहैया कराने का आरोपी हैं। यानी कुल मिलाकर के एक साथ काम करते हैं। एक स्टूडेंट को लेकर के आएगा कि मैं परीक्षा के शीट दिलाऊंगा और तुम्हें पास कराने की गारंटी है, और उसके बाद नीतीश का काम है कि वहां से लाए स्टूडेंट को डाइवर्ट करना, उससे पैसे लेना। तो देखिए, परीक्षा से एक दिन पहले पेपर लीक करके आंसर याद कराने की तैयारी की जाए। पैसे के लेन देन के साथ एग्जाम से पहले फुल प्रूफ प्लान कर लिया गया था कि किस तरीके से स्टूडेंट को एग्जाम में अपीयर होना है। ये रिपोर्ट देखिए। तो एनटीए ने कहा कि हमने ग्रेस मार्क्स दिए हैं, तो ग्रेस मार्क्स देने का प्रोविज़न कहीं भी नहीं है। नीट परीक्षा ही नहीं, दुनिया की सारी परीक्षाएं जितनी भी हो रही हैं, लेट एग्जाम होने का इस तरीके से कहीं भी ग्रेस मार्क्स नहीं दिया जाए। मेरे लिए बिलीव करना थोड़ा सा मुश्किल है कि जो 12th में फेल है, सब्जेक्ट में फेल है, कंपार्टमेंट ला रहा है, वो एक्चुअली में नीट में 1 साल के अंदर ही सिर्फ 720 स्कोर कर, तो ये डिफाइन होता है कि हाँ, किसी ने पैसों के दम पे ही स्कोर किया है। तमाम स्टूडेंट नीट के साथ खड़े होंगे और एनटीए के जो करप्ट एनटीए का जो प्रैक्टिस है, एनटीए को खत्म करने के लिए खड़े होंगे। आर्थिक अपराध इकाई ने जांच किया, गुजरात पुलिस ने जांच किया, अदर स्टेट में जांचें चल रही है। उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी पकड़े हैं। अभ्यर्थी कह रहे कि मुझे 4 घंटे पहले सॉल्यूशन मिला है, सॉल्व मिला है। इतना कुछ प्रूफ होने के बावजूद भी कह रहे कि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। देश के 24 लाख छात्रों के साथ सरकार जो है न्याय करे और निश्चित रूप से सीबीआई इंक्वायरी की मांग करते हैं। बिहार पुलिस की छानबीन में अब तक जो तथ्य सामने आए हैं, उसके मुताबिक नीट परीक्षा होने से पहले नीतीश कुमार नाम का युवक शिकार की तलाश में निकला था। उस दौरान उसकी दोस्ती सिकंदर से हुई, जो दानापुर नगर परिषद में जूनियर इंजीनियर के पद पर तैनात था। नीतीश और सिकंदर के बीच दोस्ती की कड़ी अमित आनंद नाम का व्यक्ति है। आरोपी नीतीश कुमार अमित आनंद से ही मिलने गया था। उसी दौरान सिकंदर से बात में दोस्ती हो गई।
पटना के शास्त्री नगर थाने में दरोगा के सामने नीतीश ने जो बयान दिया है उसके मुताबिक नीतीश ने सिकंदर के सामने कहा है कि वो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का पेपर लीक कराकर छात्रों को पास करा सकता है। बातचीत के सिलसिले में सिकंदर ने नीतीश से नीट की तैयारी कर रहे 4 से 5 लड़कों को पास कराने को कहा। इस पर नीतीश और अमित आनंद ने नीट परीक्षा पास कराने का खर्च 30 से 32 लाख रुपए तक बताया। परीक्षा से 24 घंटे पहले पेपर मुहैया कराने का दावा किया। सिकंदर ने नीतीश के प्रस्ताव को मान लिया और 4 से 5 लड़के देने के लिए तैयार हो गया। जब नीट परीक्षा की तारीख नजदीक आई तो सिकंदर ने पूछा कि बच्चों को कब बुलाना है। इसके जवाब में अमित आनंद ने कहा कि 4 मई की रात को अभ्यर्थियों को लेकर आना है। नीतीश के कबूलनामे के मुताबिक सिकंदर को अमित ने उस जगह बुलाया जहां पर पेपर लीक कराकर छात्रों को उसके उत्तर रटवाए जा रहे थे। लेकिन इस बीच सिकंदर की गिरफ्तारी ने सारा खेल खराब कर दिया। सिकंदर की ही निशानदेही पर परीक्षा के दिन ही नीतीश कुमार की गिरफ्तारी हो गई। सवाल है कि इस रैकेट का भंडाफोड़ हुआ कैसे और कहां पर पेपर लीक कराकर प्रश्नों का उत्तर रटवाया जा रहा था। इसका जवाब सिकंदर यादवेंद्र ने अपने कबूलनामे में दिया है। सिकंदर यादवेंद्र ने बताया कि अमित आनंद के बुलावे पर वो 4 छात्र आयुष राज, अनुराग यादव, शिवानंद कुमार, अभिषेक कुमार को लेकर जा रहा था। अनुराग यादव सिकंदर के साला संजीव कुमार का लड़का है जो अपनी मां के साथ परीक्षा देने गया था। इन चारों के रुकने की व्यवस्था एयरपोर्ट के पास NHAI गेस्ट हाउस में की गई थी। इस साजिश में छात्र आयुष के पिता अखिलेश को भी इस्तेमाल किया गया था। सिकंदर ने पुलिस से पूछताछ में बताया है कि यह तय हुआ था कि अखिलेश सभी अभ्यर्थियों को होटल ग्रैंड पैलेस के पास लेकर आएंगे और उन्हें अमित आनंद को सौंप देंगे। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य संजीव शांडिल्य त्यागी। भाग्य की बात में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले आज का पंचांग देखते हैं। आज संवत 2081 ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। आज 17 जून 2024 सोमवार का दिन है। आज चित्रा नक्षत्र, परिग योग तथा वणिजकरण है। आज चंद्रमा का राशि संचार सारे दिन तुला राशि से रहेगा। आज राहु काल प्रातः 7:30 से प्रातः 9 बजे तक रहेगा। आज यमघंटक योग प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। किसी भी नए कार्य को आरंभ करने के लिए राहु काल तथा यमघंटक योग इन दोनों समय का त्याग करना चाहिए। व्यापारिक कार्य को करने के लिए आज अमृत की चौघड़िया मुहूर्त प्रातः 5:27 से प्रातः 7:10 तक रहेगा। आज दक्षिण तथा पश्चिम दिशा की यात्रा करना कंपटीशन, नौकरी, इंटरव्यू, बिजनेस, धार्मिक में घूमने के दृष्टिकोण से शुभ रहेगा। डॉक्टरी सलाह, मेडिकल जांच तथा वैद्य जी की सलाह के लिए शुभ समय प्रातः 8 बजे से प्रातः 9:50 तक, फिर दोपहर 2:30 से शाम 4:45 तक रहेगा। कॉरपोरेट व कंपनी अफेयर, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी सेपरेशन व सिविल मैटर से संबंधित मुकदमा दायर करने के लिए एवं एडवोकेट से मिलने हेतु शुभ समय प्रातः 8:30 से प्रातः 9:50 तक, फिर दोपहर 2:28 से शाम 4:43 तक रहेगा। आज निर्जला एकादशी का व्रत है तथा मुस्लिम समुदाय का ईद उल जुहा पर्व भी है। बात करते हैं आकाश में ग्रहों के गोचर की। सौर मंडल में घूम रहे ग्रहों की रश्मियों का हमारे जीवन के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, व्यक्तिगत सभी क्षेत्रों में प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा तथा ग्रहों के इसी गोचर के आधार पर नित्य राशियों की प्रेडिक्शन की जाती है। आज सूर्य, शुक्र व बुध ग्रह मिथुन राशि में, चंद्रमा तुला राशि में, मंगल ग्रह मेष राशि में, बृहस्पति ग्रह वृष राशि में, शनि ग्रह कुंभ राशि में, राहु ग्रह मीन राशि में तथा केतु ग्रह कन्या राशि में विचरण करेंगे। अब बात करते हैं आज के 12 राशियों के राशिफल की। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा। स्वास्थ्य शानदार रहेगा। मन सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा। कार्यस्थल पर अपने कार्य करने के तरीके में सुधार लाने के कारण ज़्यादा काम को कर पाएंगे।
मंगल ग्रह के अपनी राशि में स्थित होने के कारण लग्जरी से भरपूर कोई मकान या फ्लैट खरीद सकते हैं। व्यापारिक मीटिंग में अच्छे परिणाम निकल सकते हैं। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है। मन में उत्साह को बढ़ाने वाले विचार आएंगे। सेहत पूरी तरह साथ देगी। पश्चिम दिशा के समुद्र तटीय शहर में किसी बड़ी कमर्शियल प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन सुनहरे पलों को ला रहा है। स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। मेडिकल व सैन्य बलों में सिलेक्शन की तैयारी कर रहे छात्रों को लिखित परीक्षा में सफलता मिल सकती है। करियर को बढ़ाने के कई अवसर आ सकते हैं। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण व शुभ रहेगा। सेहत व फिटनेस उत्तम रहेगी। कार्यक्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव हो सकता है। ऑफिस में आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर सभी को पसंद आएगी। सेल्स या मार्केटिंग टीम में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। राजनीतिक लोगों को सरकार में महत्वपूर्ण पद प्राप्त हो सकते हैं। फाइनेंशियल कॉन्टैक्ट आज साइन हो सकता है। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा। आपका उत्साह व ऊर्जा दूसरों को प्रभावित करेगी। सामाजिक उत्थान का कोई ऐसा कार्य कर सकते हैं जिससे आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़े। छोटी बहन की सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाली कंपनी में जॉब लग सकती है। विद्यार्थियों को फाइन आर्ट, ड्राइंग, फैशन डिज़ाइनिंग में पढ़ाई करना लाभदायक रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन खूबसूरत पलों को ला रहा है। आपके व्यक्तित्व में नया आत्मविश्वास झलक सकता है। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। परिवार में चली आ रही धन की कमी दूर हो सकती है। आपकी शादी की डेट फिक्स हो सकती है। बढ़े हुए रेट के कारण सोने चांदी को बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं। दुकान के लिए बैंक से लोन मिल सकता है। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन आनंद से भरा रहेगा। राशि में चंद्रमा की उपस्थिति से मन में रोमांटिक व सकारात्मक विचार आएंगे। कॉस्मेटिक से जुड़ी वस्तुओं का ऑनलाइन व्यापार शुरू कर सकते हैं। व्यापार शुरू करने के लिए किसी धनी व्यक्ति को पार्टनर बना सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन नए अवसरों को ला रहा है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज का दिन करियर में नई प्रगति ला रहा है। बिल्डर्स व प्रॉपर्टी डीलर्स के लंबे समय से रुके हुए फ्लैट या मकान बिक सकते हैं। भवन निर्माण से संबंधित वस्तुएं बनाने वालों को अर्थ लाभ की संभावनाएं हैं। लवमेट के साथ रोमांटिक टूर पर जा सकते हैं। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन उम्मीद से बढ़िया रहेगा। सेहत अच्छी रहेगी। संतानहीन कपल्स को संतान प्राप्ति हो सकती है। विद्यार्थियों द्वारा एजुकेशन विषय को करियर बनाना शुभ रहेगा। बेटी की शादी तय करने से पहले बेटी की पसंद या नापसंद को सुनना बेहतर रहेगा। वर्तमान जॉब को छोड़कर दूसरी जॉब करने का उपयुक्त समय है। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन सौभाग्य से भरा रहेगा। राशि से चंद्रमा के दशम भाव से भ्रमण के कारण कार्यस्थल पर विशेष परिवर्तन हो सकते हैं। ऑफिस में पेंडिंग चले आ रहे कार्यों को आज समय से पूरा कर लेंगे। कानून तथा न्यायपालिका से संबंधित कोर्सों में एडमिशन लेना विद्यार्थियों के करियर के लिए शुभ रहेगा। प्रभावशाली सामाजिक व्यक्ति से आज मुलाकात हो सकती है। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन उज्जवल भविष्य को ला रहा है। चंद्रमा के भाग भाव से भ्रमण के कारण आज आपका भाग्य साथ देगा। फ्लैट या मकान का निर्माण पूरा हो सकता है। पश्चिम दिशा के शहर में आपकी इच्छानुसार ट्रांसफ़र हो सकता है। करीबी मित्र के साथ प्रकृति के नज़दीक जाने का मौका मिल सकता है। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन शुभता से भरा रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन संतान के मार्क्स कम आने से उसकी पढ़ाई को लेकर चिंता हो सकती है। आज कर्जा लेने व देने से बचें। नई जॉब की शुरुआत आज ना करें। अब बात करते हैं आज के वास्तु मंत्र की। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने जीवन, मनुष्य व आवास पर पड़ने वाले ब्रह्मांडीय किरणों व पंचमहाभूत तत्वों भूमि, आकाश, वायु, जल, अग्नि से मानव जीवन में कैसे लाभ पहुँचे, इसलिए वास्तुशास्त्र का निर्माण किया है। बच्चों का स्टडी रूम हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा या ईशान कोण, उत्तर या पूर्व के बीच के भाग में बनाना शुभ रहता है। उत्तर व पूर्व की दिशाएं हमेशा सुख, समृद्धि व ज्ञान की दिशाएं मानी जाती हैं। घर में यदि ऐसा करना संभव ना हो
तो उत्तर व पश्चिम के बीच की दिशा जो कि वायव्य कोण कहलाती है, उसमें भी बच्चों का स्टडी रूम बनाया जा सकता है। बच्चों की सेल्फ तथा वार्डरोब दक्षिण या नैऋत्य दिशा में रखना उचित रहेगा। उत्तर पूर्व तथा ईशान दिशा में बच्चों की स्टडी टेबल रखना शुभ रहेगा। उत्तर तथा पूर्व दिशा में माँ सरस्वती की फ़ोटो लगाना शुभ रहता है। स्टडी टेबल पर ग्लोब रखना शुभ रहता है तथा इससे बच्चे की पढ़ाई में कंसंट्रेशन बढ़ता है। भाग्य की बात में आज इतना ही। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो। नमस्कार।